हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में जैसे कि हमने डिसाइड किया था, वी आर गोइंग टू टेक न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ठीक है। सो ऑल दोज who are going to see this lecture further, I request you all to have your textbook ready or at least the PDF ready for the numericals. These numericals are really important. Some of them are really interesting also. So first question that we are going to take in this particular session is solved, I mean to say, page number 24, government textbook, question number 12. Okay, so I will read that question for you all. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ये लेक्चर उसी के लिए फ़ायदेमंद होगा जिसके पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील, मतलब एक साइकिल के व्हील का जिसका डायमीटर 1 मीटर, उस पर एक एंड स्टक कर गया है। वाइल द बाइसिकल इज ऑन द सेंट्रल स्टैंड, मतलब साइकिल चल नहीं रही है। अगर कभी आपने साइकिल खड़ी की होगी तो उसको हम सेंट्रल स्टैंड पे खड़ी रखते हैं, जहाँ पर पैडल अगर हम मारेंगे तो भी वो व्हील एक ही जगह पर घूम रहा होगा। ठीक है। द व्हील इज सेट इन टू रोटेशन, किसी ने मस्ती की, एंड अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। सो साइकिल रेस्ट पर थी, किसी ने उसको मोशन में सेट करा और इस तरीके से सेट किया कि इन 10 सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। Now, with a uniform angular acceleration, मतलब उसका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मीनिंग अल्फा इज कांस्टेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंड इन दीज 10 सेकेंड्स, मतलब वो जो एंड है जो बेसिकली डायमीटर व्हील पर स्टक कर गया है, जब वो व्हील रोटेट करेगा तो एंड भी उसके साथ चलने वाला है। अब एंड की बजाय आई वुड कंसिडर टू बी अ डॉट और अ पार्टिकल। ठीक है ना, थोड़ा इजी लगता है। सो पार्टिकल उस व्हील के साथ मूव करने वाला है। आपसे सवाल पूछा गया है कि इस 10 सेकेंड्स के दौरान उस डॉट या एंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए, पहला सवाल। दूसरा, एंड द टाइम टेकन बाय इट फॉर द बाय टू फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके, सो आपसे ये बोला गया कि 10 सेकेंड में उसने कितने रिवॉल्यूशंस किए, पहले रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम लगा, और लास्ट यानी कि जो भी आपका नंबर आएगा, मान लीजिए कि 5 रिवॉल्यूशंस है तो 5वें रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम लगा। आर वी क्लियर? सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, सो जीटीबी विल स्टैंड फॉर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, उसमें अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 12 या एक्सरसाइज 12, उसका डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये वो व्हील है साइकिल का जो स्टैंड पर है और इस पर एक एंट स्टक कर गया है। ये रेड डॉट मान लीजिए एंट है। आई होप यू ऑल कैन सी दिस और मेक आउट दिस। और इसका जो रेडियस है, सिंस द डायमीटर इज गिवन, आई कैन टेक रेडियस टू बी 1/2 मीटर। डायमीटर इज 1 मीटर, सो रेडियस इज 1/2 मीटर। ना क्वेश्चन का जो डेटा है उसको मैं अगर बराबर से इंटरप्रेट करूं या एक्सट्रैक्ट करूं तो मुझे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इनिशियली इट इज एट रेस्ट, so I can say initial angular velocity is 0. Frequency is 2 revolutions per second at the end of 10 seconds. तो 10 seconds के बाद उसका frequency is 2 revolutions per second. Now from frequency I can calculate omega is 2 pi n. I hope ये सबको पता है, so you get 4 pi radians per second. है ना, 2 into 2 pi will give you 4 pi. So initial omega 0, फाइनल ओमेगा 4 पाई, ये सब कुछ 10 सेकेंड्स में हुआ। अब आपसे पूछा क्या गया है, सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम हियर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपसे फाइंड क्या करने के लिए कहा गया है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकेंड्स, फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द लास्ट रिवॉल्यूशन, यानी nth रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा होगा। सो ये मेरा नोटेशन है बच्चों, T1 इज फॉर टाइम फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन एंड Tn इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द लास्ट रिवॉल्यूशन। ओके, अब पहला क्वेश्चन, कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए होंगे। इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों एक की वर्ड था। क्वेश्चन में कहा गया था कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो सिंस यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा कैन बी टेकन एज कांस्टेंट।
एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता चला कि अल्फा इज कांस्टेंट, आई विल डेफिनेटली यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन। आपकी थिंकिंग ऐसे चलनी चाहिए बच्चों। सो हम रोटेशन के काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे मिलेगा? सो अगर आपको इस चैप्टर का फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर अच्छे से याद है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल एन को कैलकुलेट करने के लिए वी हैड द फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू 2 पाई एन। रिकॉल हो रहा है बच्चों? ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट परफॉर्म इन दिस टाइम, यानी 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। सो बेसिकली बच्चों, इफ आई कैन कैलकुलेट थीटा in 10 seconds. So once I know theta in 10 seconds, using that theta I can calculate number of revolutions in 10 second. नहीं समझा? अगर मैं 10 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा वो कैलकुलेट कर लूँ तो then using the formula theta equals to 2 pi n I can easily calculate number of revolutions. अब सवाल ये उठता है कि हम थीटा कैसे कैलकुलेट करें या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे कैलकुलेट करें। सो बच्चों, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या थीटा कैलकुलेट करने के लिए कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन जो आपको रिकॉल हो रहा है, कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन जो आपको याद आ रहा है। अब बच्चों, थीटा इन 10 सेकेंड, तो बेसिकली आपको वो काइनेमेटिकल इक्वेशन याद करना है जिसमें थीटा और टाइम में रिलेशन होगा। यस, कौन सा वाला? वेरी गुड। सो थीटा, सो वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। याद है बच्चों? अब इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन केयरफुली, ओमेगा 1 में 0 लिख सकता हूँ, टाइम मेरे पास 10 है, बट अल्फा का वैल्यू मेरे पास है नहीं, विच मीन्स मुझे अल्फा भी ढूंढ लेना चाहिए। आया समझ में? अब अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? सो टू कैलकुलेट अल्फा मेरे पास एक और इक्वेशन है, कौन सा वाला? ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। सो मुझे ओमेगा 2 मिल चुका है, मुझे टाइम पता है, ओमेगा 1 पता है, आई कैन गेट वैल्यू ऑफ अल्फा। एक बार अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, then you substitute here and you can get value of theta. Is it approach understood? So basically बच्चों, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले I must calculate value of alpha. Okay, so we know that omega 2 is omega 1 plus alpha t, omega 2 is 4 pi, omega 1 is 0, alpha I don't know, time is 10. So मुझे अल्फा की वैल्यू मिलेगी 2 pi divided by 5 and alpha is measured in radian per second square. So you got value of alpha. Once you know value of alpha, now you can try kinematical equation 2. So equation 2 क्या है? Theta equals to omega t plus half alpha t square, omega 1t. So theta, omega 1 का वैल्यू 0 होगा, half alpha, alpha का वैल्यू 2 pi by 5 होगा, and t square, what was value of t? 10. So when you square 10, you are going to get 100. So आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 100 pi divided by 5. That is theta. बट बच्चों, आपको थीटा पूछा या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे? आपसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे। सो क्या इस थीटा को मैं 2 pi n सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? सो माफ कीजिए, आई विल राइट इट एज 2 pi कैपिटल N इज इक्वल्स टू 100 pi divided by 5. So pi can be cancelled on either side. So pi can be cancelled on either side. दोनों तरफ से pi को आप हटा सकते हो और simply n की वैल्यू क्या होगी? So 2 pi n, pi got cancelled. So n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 upon 10, that is 10. So उसने 10 rotations या 10 revolutions complete किए. Is that clear? So in 10 seconds it has completed 10 rotations. इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ बच्चों कि 1 सेकेंड में किया होगा। उसने 0 से स्टार्ट हुआ है तो पहले उसके रोटेशन धीरे धीरे बनेंगे, फिर उसके रोटेशन फटाफट होते जाएंगे, एक्सेलरेट कर रहा है वो। बट आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट सबको समझ में आया। इज दैट क्लियर? सो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं उसके? 10 रोटेशन। आपसे बोला गया, क्या बोला गया? द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन। अब आप मुझे सोच के बताइए, जब उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया होगा तो कितना टाइम लगा, ये आपसे पूछा है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। सो अगेन आपको टाइम कैलकुलेट करना है, बट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, अभी एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा बच्चों? सिंपल है, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई। सो नाउ मैं उल्टा जा सकता हूं कि मुझे थीटा पता है, आई नो वैल्यू ऑफ थीटा इज 2 पाई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। क्यों सर?
एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, शुरू करने के बाद एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो शुरू में उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, 0 होगी। सो ये 0 होगा। हाफ चलो पता है, अल्फा मैंने ढूंढा था, थीटा एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई होगा। सो आई नो थीटा, आई नो हाफ, आई नो अल्फा, मुझे सिंपली टी का वैल्यू फाइंड करना है। यस बच्चों, समझ में आया ये पक्का। सो व्हाट विल बी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। सो सेकेंड पार्ट, for one revolution, or I would say in one revolution, angular displacement will be 2 pi. Therefore theta is omega 1 t, वापस से plus half alpha t square। ये एक्सप्रेशन है मेरे पास। ओके, सो ओमेगा 1 का वैल्यू 0, थीटा इज 2 pi, विल बी इक्वल टू हाफ अल्फा इज 2 pi डिवाइडेड बाय 5 इंटू टाइम का स्क्वायर। सो बच्चों बहुत आसानी से आप बता सकते हो, ये 2 पाई दोनों तरफ कैंसिल, 2 5 10 यहाँ आ जाएगा। सो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 और टाइम लगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेकेंड्स। यानी टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन इट टुक स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेकेंड, यानी लगभग 3 सेकेंड से ज़्यादा। पैरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो उसको टाइम लगा है वो अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड से ज़्यादा है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता, स्क्वायर रूट ऑफ 10 यानी 3 से थोड़ा ज़्यादा। मेरे बच्चों को समझ में आई। सो इस तरीके से आपने क्या ढूंढा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम। ये इजी था बच्चों। चैलेंज किस में है, सेकेंड वाले पार्ट में। बट पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, सो आई होप आपने ये कर लिया बच्चों। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम गया होगा, कैसे करेंगे बच्चों। अच्छा, मुझे बताओ उसने कितने रिवॉल्यूशन किए हैं टोटल, 10 रोटेशंस किए। लास्ट रिवॉल्यूशन यानी 9 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद और 10th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बीच का आपको टाइम चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट द लास्ट रिवॉल्यूशन यानी 10th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए। एंड वो कैसे ढूंढोगे आप बच्चों। सो 9 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए उसको लगे 5 सेकेंड, और 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए उसको लगे 6 सेकेंड। सो कहने से 10th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए यानी आखिरी रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए मैं कहूंगा उसको लगा 1 सेकेंड, क्योंकि 5 में उसने 9 रिवॉल्यूशंस किए थे और 6 सेकेंड में उसने 10 रिवॉल्यूशंस कर लिए। तो 5 और 6 के बीच में जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ उसके लिए उसने 1 सेकेंड लिया होगा। आया समझ में बच्चों। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट द लास्ट रिवॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रिवॉल्यूशन माइनस टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 रिवॉल्यूशन। अब 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसने ऑलरेडी 10 सेकेंड का टाइम लिया है। तो बेसिकली आपको क्या ढूंढना बच्चों, टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रिवॉल्यूशन आप ढूंढ लोगे और उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना। सर 10 कहां से है, अरे 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको 10 सेकेंड जो लगे थे, तो अभी क्या ढूंढो, 9 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा होगा। नाउ हाउ डू वी राइट इट, देखो उसको कैसे लिखेंगे। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रिवॉल्यूशन यानी 10th रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 10th रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल टाइम, सॉरी विल बी इक्वल टू टाइम टेकन, क्योंकि देख यहां पर लास्ट बोला है, कभी 6 भी बोल सकते थे। सो इट विल बी टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 revolutions minus time taken to complete 9 revolutions। ओके, अब टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 रिवॉल्यूशन मेरे पास है। 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 10 सेकेंड लगा है, वो क्वेश्चन से ही पता है। तो पहले क्या ढूंढेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिखूं बच्चों, इट विल बी टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 रिवॉल्यूशन, मान लीजिए T10 है माइनस T9। सो ये तो ऑलरेडी 10 है, माइनस T9 मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रिवॉल्यूशन विल बी 10 माइनस T9। सो आई नीड टू कैलकुलेट T9। अब वो कैसे मिलेगा, सोचो जरा बच्चों कैसे मिलेगा। मुझे बताओ बच्चों 9 रिवॉल्यूशन में उसने कितना एंगल बनाया होगा, एनीबॉडी। 9 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ 18 पाई,
See, we have the equation theta equals to omega 1t plus half alpha t square. For 9 revolutions, can we say theta will be 2 pi into 9, that is 18 pi, और टाइम का वैल्यू हो जाएगा t9. ये दोनों ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों. So when you do that, what are you going to get? क्या मिलेगा आपको? So theta will be 18 pi omega 1 0 half alpha. Alpha is 2 pi by 5 into t9 का स्क्वायर जो मुझे चाहिए. So 2 pi 18 pi ये 9 हो गया. So आपको t9 का स्क्वायर मिलेगा कितना बच्चों? 2 5 are 10, 90. So t9 will be square root of 90. So square root of 90 यानी बच्चों क्या आएगा? 81 अगर होता तो उसका स्क्वायर रूट कितना मिलता बच्चों? 9 मिलता. 100 अगर होता तो उसका स्क्वायर रूट क्या मिलता? 10. सो दिस वैल्यू विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन, बोलो 9 बट लेस देन 10. नाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट यू कैन स्ट्रेट अवे यूज योर लॉग टेबल, और लॉग टेबल की मदद से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. सो इन योर लॉग बुक लास्ट पेज होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर्स बिटवीन 10 to 100. नॉर्मली so we have square का टेबल एंड स्क्वायर रूट का टेबल. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि सबके पास लॉग टेबल होगा बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड. सो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10 to 100, इन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 90 के आगे 0 के नीचे. हाउ डू यू सी दिस? आई जस्ट ब्रिंग इट क्लोजर. सो आप कैसे देखोगे? 90 के आगे और 0 के नीचे दैट इज 9.487. सो दिस इज गोइंग टू बी 9.487 seconds. That is t9. So time taken to complete 10th revolution is going to be 10 minus 9.487. So when you subtract it, you are definitely going to get 0. अब 487 है तो कितना आएगा? 533. Sorry, 523, right? नहीं, 513. Yes. So this much time it will take to complete last revolution. Just imagine बच्चों कि acceleration क्या कर सकता है. पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको √10 यानी 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगा. 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगा पहला रिवॉल्यूशन के लिए. पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगा, और आखिरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको हाफ सेकेंड से भी कम टाइम में हो गया. स्पीड बढ़ने का परफेक्ट सिचुएशन है ये. सो आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा. हाँ बच्चों, इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस वॉज फ्रॉम योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 12. प्लीज़ इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें पूछ ली गई थी, इसलिए लेंदी हो गया था ये. चलो अच्छे से नोट कर लो बच्चों. ओके, सो आई होप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा. स्क्रीनशॉट लेकर आपने कॉपी कर लिया होगा, या आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस वक्त आप इसको नोट कर सकते हो. अगर ये हो चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13. See in question number 13 what is given in state board question number 13 it is given कि एक ग्रामोफोन डिस्क है, और वो डिस्क का जो रेडियस है या डिस्क का जो डायमीटर है दैट इज गिवन टू यू. द एग्जैक्ट वैल्यू आई जस्ट लेट यू नो. यस, तो क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड द ग्रामोफोन डिस्क. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी था ये. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between a coin and a gramophone disc is 0.5. So mu is given. The radius of the disc is 8 centimeter. Initially the center of the coin is pi centimeter. बच्चों when I tried this, मतलब when I solved this question, मुझे जो इन्होंने आंसर्स दिया है वो मिसमैच करता है with the data given. So what to get this correct answer, please make that change in your notebook. It should be 2 centimeter. जो pi centimeter है it should be 2 centimeter. अगर आप पाई लेकर सॉल्व करोगे दी आंसर्स विल नॉट मैच. ओके, सो प्लीज मेक दैट चेंज इन योर टेक्स्ट बुक. इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क. एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, एंड बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम. सो बच्चों फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज हमेशा से ही मेरा मानना है कि
कि जब तक आप सिचुएशन विजुअलाइज नहीं करोगे एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसा उन्होंने कहा कि एक ग्रामोफोन डिस्क है, सो दिस इज अ ग्रामोफोन डिस्क, और ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसका खुद का जो रेडियस है दैट इज 8 सेंटीमीटर, आई होप इट इज करेक्ट, यस इट इज 8 सेंटीमीटर, और इस पर सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर देयर इज अ कॉइन। कॉइन को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि कॉइन और डिस्क के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज 0.5 यानी हाफ। ओके, अब आपसे बोला गया है कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग। मतलब जब ये डिस्क रोटेट करेगी, ग्रामोफोन डिस्क जब रोटेट करेगा तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। जब ये कॉइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो कॉइन को सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर जब दो सरफेसेस होंगे तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, बट फ्रिक्शन की हमेशा एक लिमिटिंग वैल्यू होने वाली है बच्चों। सो व्हेन दिस कॉइन विल रोटेट, जब इसके साथ ये घूमने वाला है तो कॉइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सर्कुलर मोशन के लिए इट विल रिक्वायर अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by force of friction, ठीक है बच्चों। अच्छा, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं, CPF सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो आई विल राइट m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, और r का वैल्यू उन्होंने 2 दे रखा है, अभी r फिक्स है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए तो जाके वो उसको मेंटेन कर पाएगा ना, अदरवाइज वो स्लिप हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कम से कम वैल्यू, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम जो आ सकती है, सॉरी वो कितनी आ सकती है, म्यू टाइम्स ऑफ n। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन should be greater than or equal to centripetal force, बराबर है, या लिमिटिंग केस में हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए अब मुझे बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r विल बी इक्वल टू म्यू इंटू mg। अब कैसे आइए, सी नॉर्मल रिएक्शन, इस केस में वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg। सो मास कैन बी एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे फ्रॉम हियर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 pi n, सो 2 pi n का स्क्वायर इंटू r विल बी इक्वल टू म्यू इंटू g। सो क्या मिलेगा आपको, 4 pi स्क्वायर n स्क्वायर इंटू r विल बी इक्वल टू म्यू g। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी, सो n स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू इज 0.5, g का वैल्यू उन्होंने आपसे कितना लेने के लिए कहा है क्वेश्चन में, पाई स्क्वायर, yes I am not taking it, it is given in the question, 4 into pi square denominator में, and r is 2 centimeter, so that is 2 into 10 to the power minus 2, so pi square eliminate हो गया बच्चों, so n square will be 4 2s are 8, this minus 2 goes in the numerator becomes plus 2, so आपको मिलेगा 50 by 8, that is 25 by 4, and when you take square root you will get 5 by 2, that is 2.5. So the frequency of revolution should be 2.5 revolutions per second. Is that clear बच्चों? आया समझ में ये? Followed everyone? So this is the frequency with which it will revolve at a distance of 2 centimeter. 2 centimeter का जो distance है वो इस पर इतनी frequency से उसको revolve करना पड़ेगा। अच्छा, अब question का second part क्या कह रहा है? By what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अगर ये कॉइन ऑलमोस्ट उसके रिम पर है, यानी कॉइन ऑलमोस्ट यहां पर है, यहां पर, तो आंसर में क्या चेंजेस आएंगे। सो आई विल नॉट सॉल्व इट कंप्लीटली, सी द आंसर इज हियर ओनली। इफ आई हाईलाइट दिस स्टेप, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगेन
बच्चों कैन वी से 4 पाई स्क्वायर n square into r will be mu into g. So can we not say that n square will be equal to mu g upon 4 pi square into r. So basically मैं ये समझाना चाहता हूँ कि n square is inversely proportional to r. थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों. अब अगर आपने 2 सेंटीमीटर से उसको ब्रिम यानी 8 सेंटीमीटर तक भेजा तो कहने से डिस्टेंस 4 टाइम्स हो चुका है. सोच, फ्रॉम 2 सेंटीमीटर अगर आप उसको 8 सेंटीमीटर पे ले गए तो डिस्टेंस 4 टाइम्स हो चुका है. सो अगर डिस्टेंस 4 टाइम्स होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? n स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/4, तो n विल बी हाफ. नहीं समझा? अरे बाबा अगर ये 4 गुना हुआ तो n स्क्वायर 1/4 हुआ. सो अगर n स्क्वायर 1/4 तो n कितना हुआ? 1/2 ना, उसका स्क्वायर रूट, यानी नया वाला फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाएगा. अच्छा, अब अगर आप ये ओरली नहीं समझ पा रहे, कैच नहीं कर पा रहे, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वो वाला पार्ट में यहां मेंशन कर लेता हूं. चलो, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो n स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. सो आई कैन से n2 अपॉन n1 द होल स्क्वायर, प्लीज ध्यान दीजिए, विल बी इक्वल टू इनवर्स r1 अपॉन r2. सो r1 अपॉन r2 इज 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 यानी 1/4. नाउ इफ यू टेक स्क्वायर रूट n2 बाय n1 विल बी इक्वल टू हाफ. सो n2 विल बी हाफ ऑफ n1, यानी अभी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पहले की हाफ हो जाएगी. और वो कॉमन सेंस है. देख, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, इस केस में फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है बच्चों. क्यों? क्योंकि सरफेसेस चेंज नहीं हो रहा है, न कॉइन का वेट चेंज हो रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट है. यानी ये अगर कांस्टेंट तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कांस्टेंट, तो m ओमेगा स्क्वायर r भी कांस्टेंट, यानी r और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए. जब आप r को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली ओमेगा या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ही होने वाला है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये समझ में आया? सो अगेन प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट डाउन. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप. ओके, सो आई होप आप सब ने ये क्वेश्चंस कर लिया है. इसके बाद बच्चों 14th क्वेश्चन देखिए. 14 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 14. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 14. All of you read question number 14. 1-4. Part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 मीटर. मतलब एक रेसिंग ट्रैक है जिसका रेडियस 72 मीटर है. वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर. मतलब जो कार है या व्हीकल्स है उसका मैक्सिमम अलाउड स्पीड इज 216 किलोमीटर पर आवर. सो द speed allowed is 216 kilometer per hour. Now this kilometer per hour we must convert into meter per second. So multiply by 5 by 18. I hope आपको ये समझा. So this will be 18 ones are 18 twos are into 5. Yani it is going to be 60 meter per second is the allowed speed. Okay. फिर with what angle should the road be banked? Tilted, of course banking की बात हो रही है. And by what height will the outer edge be with respect to the inner edge of the track if it is 10 meter wide? चले आगे बच्चों, समझाइए. सो एक काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा. दिस इज द अलाउड स्पीड. अब पूरे क्वेश्चन में उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में नहीं बोला है, तो यू हैव टू कंसिडर द ऑप्टिमम स्पीड वाला केस. याद है, ऑप्टिमम होता है, लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है. बट लोअर और अपर लिमिट के लिए वी डू कंसिडर फ्रिक्शन. दिस इज द केस. जो डेटा है क्वेश्चन में उससे हमको ये पता चलता है कि सिर्फ ऑप्टिमम वाला कैलकुलेशन हमको करना है. सो ये उन्होंने दिया हुआ है. सो इफ यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हो दिस इज व्हाट इज गिवन. आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? व्हाट इज टू बी फाउंड? आपको एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना है, टिल्ट कितना करना है, एंड हाइट ऑफ द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज यानी एच फाइंड करना है. जहां तक मेरा मानना है कि आप सबको एटलीस्ट ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हमेशा याद होंगे कि ऑप्टिमम स्पीड के केस में tan ऑफ थीटा इज v स्क्वायर बाय rg. ओके, उन्होंने जो कर्वेचर उसकी रेडियस भी दे रखी है 72 मीटर्स. ओके, एंड दूसरा फॉर्मूला आउटर एज का हाइट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज h इज इक्वल टू l sin थीटा, वेयर l इज विड्थ ऑफ द रोड या डिस्टेंस बिटवीन द टायर्स. सो विड्थ ऑफ द रोड कितनी दी उन्होंने? 10 मीटर.
सो इस क्वेश्चन में width of the road is also given and that is given as 10 meter. Okay, now how do we solve it? इसका solution कैसे करेंगे? काफी easy है. क्या लिखेंगे? नहीं पता है तो भी शुरुआत किससे करोगे? We know that optimum speed के लिए expression क्या है? Tan of theta is v square by rg. So tan of theta banking आपसे पूछा v square. V is 60. Squaring 60 2 times. रेडियस इज गिवन टू बी 72 और जी का वैल्यू 10 लेंगे हम सॉल्व करने के लिए. ऑल्दो ये मेंशन नहीं किया गया बच्चों, बट जहाँ तक ये टेक्स्ट बुक का ट्रेंड है, जितने क्वेश्चंस मैंने देखे सब में उन्होंने मोस्टली जी का वैल्यू 10 ले रखा है. अगर बोर्ड एग्जाम में उन्होंने जी का वैल्यू 10 क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, देन यू विल हैव टू टेक इट एज 9.8 एंड सॉल्व. इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, सो 10. सो यू विल गेट 10 6 12 12 5 जा. सो आपका tan ऑफ थीटा का वैल्यू आ रहा है 5. यानी एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 5 विच इज अ खतरनाक एंगल. सी tan इनवर्स ऑफ 1 यानी 45 डिग्री. tan इनवर्स ऑफ 5 √3 60 यानी एंगल 60 से भी बड़ा है बच्चों. सो बैंकिंग काफी जबरदस्त है वहां पर. सो tan थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 5. अब वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉग टेबल आपको tan इनवर्स भी ढूंढना आना चाहिए बच्चों. सो इन योर लॉग बुक, आई एम होपिंग कि सबको लॉग बुक यूज करने आता है. यू हैव टू रिफर टू अ पेज जिस पे लिखा होगा नेचुरल टैंजेंट. सो नेचुरल कोसाइन के बाद नेचुरल टैंजेंट, नॉट लॉगरिथमिक कोसाइन एंड साइन. नेचुरल टेंजेंट्स. सो ये नेचुरल टेंजेंट वाला पेज है बच्चों. आई होप यू ऑल कैन सी. उसमें आपको tan इनवर्स ऑफ 5 यानी इस टेबल में आप 5 ढूंढो. 5 पॉइंट समथिंग 5.00. सी दिस इज 4.00 5.0045. ठीक है. सो नाउ दिस इज एज गुड एज यू कैन सी. इसके सामने एंगल कितना आ रहा है बच्चों? 78 डिग्रीज एंड ऊपर मिनट्स कितना है? 42 मिनट्स. सो 78 डिग्रीज एंड 42 मिनट्स. हालांकि टेक्स्ट बुक में आंसर इतना ही दिया हुआ है, बट इन केस अगर आपको फाइंड करना है तो so it will be 78 degrees and 42 minutes. Okay, अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? दी आउटर एज का हाइट विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज. आपको याद होगा बच्चों, द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज रेज्ड बाय h इज इक्वल टू L sin थीटा. अब प्रॉब्लम क्या बच्चों कि आपको थीटा 78 डिग्रीज 42 मिनट्स आया. आई होप आप ये कर पाओगे. h का वैल्यू क्या है? L यानी 10. साइन का 78 डिग्रीज एंड 42 मिनट्स. ये ढूंढने आना चाहिए. कैसे ढूंढेंगे? तो फिर से एक बार बच्चों, आई विल ओपन अ पेज इन योर लॉग बुक जिस पे लिखा होगा नेचुरल साइंस. ये वाला पेज नेचुरल साइन. अब नेचुरल साइन में 78 डिग्री के सामने, प्लीज बच्चों ध्यान से देखिए, 78 डिग्री के सामने नेचुरल साइंस 78 डिग्रीज इसके सामने और 42 मिनट्स के नीचे. सो 42 मिनट्स के नीचे अब वो प्लीज स्केल से कीजिएगा. 78 डिग्री के सामने और 42 मिनट्स के नीचे इफ यू सी, यू आर गोइंग टू गेट 0.9810. 78 डिग्रीज के सामने और 48 मिनट्स के 42 मिनट्स के नीचे 0.9806. So now the value is 0.9806. So h will be equal to 10 multiplied by 0.9806. So the answer is 9.806 meter. और आपकी जो बुक है उसमें आंसर यस 9.8 के बराबर है. ओके, 78.69 लिखा है. 78 डिग्रीज एंड 42 मिनट्स. मेरे देखने में एरर है, उन्होंने भी एंगल मेंशन कर रखा है. थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 5 जिसका वैल्यू दिया गया है. आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया. ठीक है. सो अगला वाला जो सेशन होगा बच्चों वो भी सिर्फ एक्सक्लूसिवली न्यूमेरिकल्स पर ही होगा. ठीक है. आप न्यूमेरिकल्स जैसे मैं रीड करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.